गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। कैसे सभी प्यारे बच्चे? गुड। आज खत्म करने वाले हम ये चैप्टर, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन। कल की क्लास आपकी 10 बजे होगी, बायो की क्लास, क्योंकि कल हमें ऑफिस जाना है। आई थिंक एनडी सर ने आपको बता दिया होगा, मैंने उनसे पहले डिस्कस कर ली थी। हाँ, मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था। हाँ, आज मेरा फास्ट है। कैसे पता लगा तुम लोग को? तो कल बच्चे, हाँ कल एक्चुअली एनबीटीएस का लॉन्च है, तो हम उसके लिए जाएंगे टेस्ट सीरीज का, ठीक है। एंड वो हमें ऑफिस जाना ही है, बट मैं सुबह अपनी क्लास लेके जाऊंगी आप लोगों की। तो कल की सेल साइकिल, सेल डिवीजन की क्लास कल सुबह होगी, ठीक है। यस, बस मैम समझदार हो। माय गॉड, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले तो आज चैप्टर फिनिश करते हैं और चैप्टर का रीड आउट कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि हमारे टाइम से खत्म हो जाए। कल मेरी क्लास 10 बजे होगी, सो मैं क्लास लूंगी सर के टाइम पे कल, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री वाले सर पे छोड़ देते हैं। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने सर से बात की थी, तो ही विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, तो आई विल बी यूजिंग दैट टाइम। मेरे पास किसी का अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है, तुम कह रहे हो टीसी मैम का शेयर कर दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है बच्चे, सब छोड़ छाड़ दी मैंने मोह माया। अब आओ तुम पढ़ो अच्छे से और मेरा रिजल्ट लाके दो। इसी मोह माया पे चल रही हूँ मैं। हाँ जी, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज के नए टॉपिक से। लेट्स फिनिश दिस ऑफ गाइस। तो कल हमने राइबोसोम्स कर लिए थे, मतलब कि लास्ट क्लास में ऑफ कोर्स। आज हम करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो केवल और केवल आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। यस, तो वो कौन सा बच्चा? वो है आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, साइटोस्केलेटन। क्या है बच्चों आज का हमारा पहला टॉपिक? साइटोस्केलेटन। और बहुत शानदार इसके डायग्राम बनाने भी सिखाऊंगी, अच्छी सी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको याद रहे कैसे से याद रखना है, ठीक है। लीना, कल की बातें कल छोड़े। प्राची, कल की बातें कल छोड़े। कुछ सस्पेंस भी तो होना चाहिए लाइफ में। कल की बातें कुछ कल छोड़ देते हैं, आज क्लास में आए, आज पढ़ लेते हैं, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना बच्चों? क्यों इतनी टेंशन लेते हो तुम लोग लाइफ में? आ जाओ। तो साइटो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइटो का मतलब होता है सेल। क्या मतलब होता है? सेल। और स्केलेटन टेक्निकली वो होता है जो इसको सपोर्ट देता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो स्केलेटन वो होता है जो सपोर्ट देने का काम करता है शरीर को, है ना। तो यानी कि इन दो शब्दों से हमें क्या पता लग रहा है? सेल सपोर्ट। यानी कि साइटोस्केलेटन वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मेजर काम क्या है? टू सपोर्ट द सेल, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो ये इनका मेन काम हो जाता है। तो आइए ये होते कैसे हैं? सिंस ये सेल के अंदर है, तो ये लार्ज होंगे या माइन्यूट होंगे? ये सेल के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका साइज कैसा होगा? बहुत लार्ज होगा या बहुत स्मॉल होगा? कैसा रहेगा? आप खुद सोच के बताइए, ये चीजें तो आप खुद बता सकते हैं। तो ये कैसा होगा? माइन्यूट। ये कैसे होते हैं? माइन्यूट होते हैं, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। ये फाइब्रस इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? फाइब्रस इन नेचर होते हैं, फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। प्लस इनका स्ट्रक्चर किससे बना होता है? प्रोटीन से। तो हम इन्हें कहते हैं ये प्रोटीनेशियस होते हैं इन स्ट्रक्चर। सो ये माइन्यूट होंगे, ये फाइब्रस होंगे, प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर्स होंगे जिनका मेन काम होगा टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है, टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। नाउ सो मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। ये लिख लीजिए। कौन मुझे व्हाट्सएप कॉल कर रहा है इस टाइम पे? हेलो हेलो हेलो, यस सर। अगर हाँ सर, आप मुझे 1 घंटे में कॉल कर सकते हैं, मैं अपनी क्लास में हूँ, बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ अभी। इफ यू कैन डू दैट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो आइए,
तो आते हैं, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इसमें साइटोस्केलेटन में सपोर्ट टू द सेल देते हैं, माइन्यूट फाइब्रस प्रोटीनेशन स्ट्रक्चर होता है, और ये दो तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सभी बताएंगे चैट सेक्शन में। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खोखले तुम्हारे प्यार की तरह, जिसे हम कहते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको बच्चों? माइक्रोटिब्यूल्स। ठीक है, दिन भर प्यार तो हमें बहुत लोगों से होता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो ठोस नहीं होता, वो खोखला प्यार होता है, क्योंकि उसमें हम मेहनत नहीं करते उसे हासिल करने के लिए। ठीक है, कहीं अच्छी जगह चले जाए तो देखते देखते ही 13, 14, 15 लोगों से प्यार हो जाता है हमें, बट उसे हम आगे क्या फॉलो अप नहीं करते, हम उसके पीछे नहीं पड़ते। तो ऐसा प्यार प्यार नहीं, बल्कि क्या होता है, खोखला होता है। ऐसे ही हमारे माइक्रोटिब्यूल्स भी होते हैं। ये 13 डंडों से बने होते हैं, 13 डंडे। ठीक है, कैसे होते हैं ये? 13 डंडे ऐसे लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में से क्या होता है? खोखला, जस्ट लाइक योर लव गाइस। ठीक है, तो कितने होते हैं बच्चे यहाँ पे टिब्यूल्स? कितने होते हैं? तो ये जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितने हो गए? कितने टिब्यूल्स है? देखो ऐसे डायग्राम ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 13 टिब्यूल्स होंगे। मार्क कर लेते हैं इसको, 8 9 10 11 12 13। और अंदर से ये कैसा होगा? हॉलो। अंदर से कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? दिस विल बी अ हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर। अब इस माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में पढ़ते आखिर होते कैसे है। मैम अगर आपसे काम हो तो कहाँ मैसेज करें? मेरे से काम क्यों है तुम्हें? मेरे से कोई काम होता ही नहीं है बच्चों को। ना ना ना, बच्चों को मेरे से कोई काम नहीं होता। बच्चे कहते हैं मैं आऊंगा, पढ़ूंगा और मैं चला जाऊंगा। मैं क्यों काम करूंगी? हाँ, मेरे से बच्चों को कोई काम नहीं होता। नेवर। चलो आ जाओ। अब आते हैं बच्चों इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स के। क्या है स्ट्रक्चर? तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, या ये दोनों में होते हैं? जल्दी आंसर फेंकिए चैट बॉक्स में, कहां मिलते हैं? सो दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, ऐसी कोई भी चीज प्रोकैरियोटिक सेल में आपको हासिल नहीं होने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है, हाउ मेनी पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड to form a hollow area in between? 13 microtubules are arranged parallelly such that they form hollow structure in between. क्या ये लाइन समझ में आई सबको? अंदर से खोखले, बाहर से कितने? 13। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बने हैं? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। मेड अप ऑफ डैश प्रोटीन। नाम से पता करने की कोशिश करो, जैसे फ्लैजेला फ्लैजेलिन, पिलाए पिलिन, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन। सो सिंपल। कौन से प्रोटीन्स हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। कौन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। आई थिंक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसको समझना। अब इसके हम फंक्शंस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। लिख लीजिए बच्चों। आज मैम बहुत हैप्पी है, यस, क्योंकि आज मंडे और मैं 2 दिन की छुट्टी एंजॉय करके आई हूँ, 1.5 दिन की। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे फ्राइडे को आता है, क्योंकि मैं काम कर करके थक जाती हूँ। चलो एवरेज एम्प्लॉय, थैंक्स। अब आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक फंक्शन तो बच्चों को पता ही है, क्योंकि ये तो कॉमन फंक्शन है ना भाई? यस। तभी आप फ्राइडे को डांट मार दिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही, बच के रख रोज दिन। तो सबसे पहला काम क्या है इसका? सपोर्ट। क्या काम है इसका? सपोर्ट।
और क्या काम है इसका? मेंटेनेंस ऑफ शेप। दूसरा काम क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। ठीक है, तीसरा और क्या काम हो सकता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये कब बनते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट चैप्टर में ही बताने वाली हूं ये बात मैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स टेक्निकली किस में हेल्प करते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैसे हेल्प करते हैं इसके लिए आपको अगले चैप्टर यानी कि कल तक की क्लास का वेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनका और क्या फंक्शन होता है? दे ऑल्सो हेल्प इन मोटिलिटी। मोटिलिटी, अगर इसको मूव करने का है सेल को थोड़ा बहुत, जैसे ऐसे, तो भी इसलिए इसके लिए होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं? सीलिया बनाते हैं एंड फ्लैजिला बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जिसके कारण लोकोमोशन भी पॉसिबल हो पाता है। साइलेंट पे करूं फोन, लेट मी पुट माई फोन ऑन साइलेंट, ये अच्छी बात नहीं होती वरना। नेक्स्ट आते बच्चों इसमें, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स। मैं एक यहां पे डायग्राम बनाने वाली हूं बच्चों, तुम बस पहचानने की कोशिश करना, आता है नहीं आता है टेंशन मत लेना, बस पहचानने की कोशिश करना। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। ओके, मायोसिन, यस, एक्टिन, मायोसिन, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा है इसका? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है फिलामेंटस। कैसा है? फिलामेंटस। ये हॉलो नहीं बल्कि ये है सॉलिड इन नेचर। फिलामेंटस है, सॉलिड है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कैसे? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है which are made up of ग्लोबुलर प्रोटीन। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन था, यहां पे कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो छोटे छोटे एक एक प्रोटीन है ना जिससे बना हुआ है पूरा फिलामेंट, ये कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। जब बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में आके मिलते तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम? फिलामेंट। क्या बोल रहे हैं उसे? फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये कैसे बने? ग्लोबुलर प्रोटीन से। इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अभी बच्चों ने बताया, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके एग्जाम्पल क्या? एक्टिन एंड मायोसिन। और ये दोनों ही किस में हेल्प करते हैं? कूदने में, फांदने में, कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, किस में हेल्प करते हैं? ये दोनों के दोनों एक्टिन एंड मायोसिन किस में हेल्प कर रहे हैं? ये दोनों एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प करते हैं किस में? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अगर ये दोनों नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन भी संभव नहीं है। सिंपल। नाउ द क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, हु इज सॉलिड, व्हाट विल बी योर आंसर? अगर मैं पूछूं कौन सा सॉलिड है, व्हाट विल बी योर आंसर? तो आपको याद रखना है बेटा, सॉलिड कौन है? माइक्रोफिलामेंट। हॉलो कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन में, जबकि इसका मेन काम है सेल को सपोर्ट देने में, शेप को मेंटेन करने में, लोकोमोशन में। ये तीन इसके काम है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। लिख लिया सबने? आगे चला जाए, जी स्क्वायर आर्मी। नेक्स्ट, अब यहां पे आते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, प्लीज प्रोसीड। ओ माय गॉड, सीलिया एंड फ्लैजिला, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस एक बार समझा दूं फिर बताऊंगी।
सीलिया कैन बी न्यूमरस इन नंबर, फ्लैजुला कैन बी 1 to 2. ठीक है, cilia can be found only in eukaryotes, flagella can be found in both prokaryote and eukaryotes. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चर अलग होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अलग होता है, बट काम एक ही होता है, दैट इज लोकोमोशन. ठीक है बच्चों, अब आते हैं, सबसे पहले वो डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो बच्चों को याद नहीं होता है वो मुझे ही तो याद कराना है. तो सबसे पहले आज हम सामूहिक विवाह करने के लिए, ठीक है, क्या करने वाले, एक मंडप लगाने वाले हैं. तो आइए बच्चों फटाफट से एक मंडप लगा लेते हैं. ये क्या है हमारा मंडप, ये क्या हमारा मंडप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इतने सारे जोड़ों की शादी करनी है तो एक मंडप तो लगाना पड़ेगा ना. तो ये क्या है, ये वो मंडप है जहां पे सबकी शादियां होने वाली है. ठीक है बच्चों, अब यहां पे जब सबकी शादी हो रही है तो जोड़े भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, कितने जोड़े चाहिए, 9 जोड़े. जैसे 9 कन्या को जिमाते हैं हमारे यहाँ, ऐसे हम 9 जोड़ों की शादी भी करा देते हैं. तो आइए 9 जोड़े बनाते हैं. एक जोड़ा चिपकोला हो रखा है बिल्कुल, 2 जोड़ा महाचिपकोले, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 7, 8, 9, ये हो गए हमारे 9 जोड़े हो गए. ठीक है, अब इन सबकी शादी करानी है तो भाई पंडित भी बीच में बिठाना पड़ेगा, है ना. अगर बीच में पंडित नहीं बिठाएंगे तो बताओ शादी कैसे होगी, हो ही नहीं पाएगी मेरे प्यारे बच्चों. ये देखिए, ये है हमारा मंडप, मंडप के बीचों बीच क्या बैठे हमारे पंडितवा. ठीक है, 2 पंडित बैठे, एक इस साइड को संभालेंगे, एक इस साइड को संभालेंगे. ये देखिए बैठ गए सब. यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया. अब होता क्या है ना बच्चों, अब क्या है ना, जोड़े ऐसे हाथ में हाथ ऐसे करके स्वाहा करते हैं, तो ये भी ऐसे ही करेंगे. देखो अब ये देखो, ये देखो स्वाहा, देखिए स्वाहा 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 स्वाहा, ये देखिए 9 स्वाहा. दीज आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक्स, ये रेडियल स्पोक्स है. ठीक है बच्चों, अब ये जोड़े आप भाग ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो इनको आपस में भी ना ऐसे जोड़ के रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि ये इधर उधर जाने नहीं चाहिए. वरना क्या है ना, इधर उधर जाने से क्या होता है, सिमेट्री खराब हो जाती है हमारी. तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे इंटर डबलेट ब्रिजेस, ये देखिए इनको आपस में जोड़ के रखते हैं. ठीक है ना, ये देखो ये ऐसे पास पास खेल रहे हैं, पास पास गेम खेलते हुए आपस में. ये देखो, बस यही है डायग्राम, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस यही डायग्राम ही है और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों. लो हो गया तुम्हारा डायग्राम डन, हो गया, बस खत्म. यस, ज्यादा भी हो सकते हैं. हो गई शादी. मैम ये तो ट्रिपलेट है. ट्रिपलेट मतलब, ट्रिपलेट मतलब मैम एक जोड़े के लड़के ने दूसरे की लड़के, माय गॉड, लाइक आई वाज अ वन जिसे बहुत बाद में ये जोक पता लगा. बहुत बदमाश, बेशरम, नालायकम, बदतमीजनम, यस धूर्तम, यस निकम्मम, तुम सब हो. चलो आओ अब एक बार इसको करते हैं. ये सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाहर वाले मंडप का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. पूरे मंडप को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलिए. क्या है, बाहर वाले पूरे मंडप को क्या बोलते हैं, यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ये जो है, ये जो जोड़े हैं, इन जोड़ों को क्या बोलते हैं, चलिए इनको डबलेट है ना, कोई ट्रिपलेट नहीं है, नालायक कहीं के. इन्हें क्या बोलेंगे, डबलेट्स. क्या बोलेंगे इन्हें, डबलेट्स. और ये जो डबलेट्स है ये किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से. किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं क्या, डबलेट्स. इन डबलेट्स के बीच में क्या है, इंटर डबलेट ब्रिजेस. क्या है, क्या बोलते हैं इनको, इंटर डबलेट, डबलेट ब्रिजेस, क्योंकि आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इन सबको. ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये जो बीच में स्वाहा, ये क्या हमारा रेडियल स्पोक्स, ये क्या हमारे रेडियल स्पोक्स हैं.
क्या है, रेडियल स्पोक्स। जितने जोड़े उतने रेडियल स्पोक्स, यानी कि 9 रेडियल स्पोक्स होंगे। ठीक है बच्चों। और ये जो बीच के दो पंडित आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सेंट्रल टिब्यूल्स। क्या कहेंगे, सेंट्रल टिब्यूल्स। ये भी माइक्रोटिब्यूल से बने होते हैं। और ये जो एरिया अलग हो रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल शीथ। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ। तो अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट कैसे है इसका, बाहर 9 जोड़े, अंदर 2 पंडित है, तो 9 जोड़े प्लस 2 पंडित। अरेंजमेंट क्या हो गया इसका, 9 + 2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे, 9 + 2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट, या इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें, सो दिस इज अ फिगर विच इज रिप्रेजेंटेड योर एक्सोनीम। एक्सोनीम। क्या पूरा समझ में आ गया? बस एक बार फटाफट से खुद से ड्रॉ कर लो, फटाफट से खुद से ड्रॉ कर लो, अब भी याद हो जाएगा क्लास में। ऐसे रफ सा बना दो यार, साइड में थोड़ा सा ऐसा रफ सा बना दो। ये तो एक्सोनीम है बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स के यहाँ पे 9 जोड़े हैं, बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये आपस में कनेक्टेड है। यही है स्ट्रक्चर। ओके सादिया, ऑल द बेस्ट बच्चे। सॉरी, हैप्पी बर्थडे बच्चे। इतना ऑल द बेस्ट हो रहा है ना जिंदगी में, हैप्पी बर्थडे पे भी मेरे से ऑल द बेस्ट निकल जाता है, सो सॉरी बच्चे। यस चले, अब आते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कैसे इसका, 9 + 2 अरेंजमेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजेला का। ठीक है, दीज आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर membranous extension of सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखोगे, फुल मार्क्स मिल जाए नीट एग्जाम में। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है बेटा गायत्री। हाँ जी, किसके एक्सटेंशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बाहर वाली लेयर होगी। आखिर सीलिया और सेंट्रियोल बनता किससे है? So these structures, cilia and flagella, arises from another structure called centriole, which you find only in animal cell. Only in animal cell. क्या होते हैं centriole? बस अभी 5 मिनट रुको, उस पे भी जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, क्या काम है सीलिया और फ्लैजेला का? हाँ, इंटर डबलेट ब्रिजेस। अरे डबलेट ये है, इंटर डबलेट, 2 डबलेट के बीच के ब्रिजेस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ आज की क्लास में। हाँ, मोटिलिटी। सीलिया और फ्लैजेला दोनों का फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी। ठीक है, ये काम करना ना। सीलिया न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं नंबर में, और किसमें मिलते हैं, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलते, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल लाइक पैरामीशियम। जैसे कि ह्यूमंस के केस में भी सीलिया आपको मिलता है अपनी एपिथेलियम के ऊपर। फिर आते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला की बात करें तो इसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, 1 से लेके 4, 5 तक, 4 हो सकता है। वैसे तो मोस्टली मैंने तुम्हें पढ़ाया कि बाइफ्लैजेलेटेड ही होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते, 2 to 3 हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें बोथ यूकैरियोटिक में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं, दोनों तरह के सेल में मिलते हैं। बट फर्क क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक वाला किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। So there is a structural difference in the flagella of eukaryotes and prokaryotes. एक मोटी लड़की लेट गई, थैंक्स पिंक्स, सच अ वंडरफुल बॉडी शेमिंग ट्रिक। जिस भी टीचर से आपने सीखा है, सलाम है उस टीचर को। यस, सलाम। आगे चलते बच्चों, ये हमारा सीलिया फ्लैजेला, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, यहां इन दोनों के डिफरेंसेस लिख दिए, हमने डायग्राम बना लिया है।
अगर इसी ट्रिक के साथ आप डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम याद करना कभी मुश्किल नहीं है। मैम फ्लैजेला 1 से 4 है, हाँ 1 से 4 के बीच में हो सकते हैं नंबर। नेक्स्ट आते बच्चों आई, यानी कि अब हम करेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में डिस्कशन। ये हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल है, बट ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये सिर्फ हमें किस में मिलती है? एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में हमें देखने को नहीं मिलती है। और इसका रेलिवेंस में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी हम इस चीज को वापस से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अविका ने जैसे बताया कि मैम इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो मत बनाओ भाई मेम्ब्रेन, आ जाओ, मत बनाओ मेम्ब्रेन। इट्स अ क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो परपेंडिकुलर टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपके सेंट्रियोल्स, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये हो गया आपके दो सेंट्रियोल, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल विच इज अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दे बोथ आर अरेंज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। Then this is all the cloudy hazy material that you find in a centrosome. इस तरीके से the figure represents centrosome. अब इसकी लेबलिंग करते हैं। क्या है बीच वाला? ये दो क्या हैं? दीज आर सेंट्रियोल्स, वन पेयर और सिंगल। क्या कितने बच्चों? वन पेयर और सिंगल। मैम मैं कितना लेट हो गई, कितना पढ़ा दिया? हाँ नामिका, आज आप जेन्युइनली लेट हो बच्चे। और अभी ना टॉपिक सिंपल वाले हैं, जो काफी लेंदी टॉपिक्स है वो तो हम लास्ट क्लास में कवर कर ही चुके थे। बेटा टाइम से आया करो, आपको पता है ना मैम ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। प्लीज मेरी क्लासेस में बिल्कुल लेट मत हुआ करो, मैं एग्जैक्टली टाइम पे, इवन यूट्यूब पे भी आप देखोगे 2-4 मिनट ऊपर नीचे बस क्लास शुरू हो जाती है मेरी। प्लीज जो टाइम की अहमियत नहीं करता ना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। प्लीज टाइम पे आया कीजिए। तो ये क्या है? वन पेयर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। वन पेयर विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप ये परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो सबको पता हो। ऐसा ना होगी मैम ये क्या बना दिया था आपने। हाँ 9 + 0 आ रहे समझा रहे हो 9 + 0 क्यों लिखा है। रुक जाओ, अभी इसका पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगी तुम्हें, कार्टवील स्ट्रक्चर। रुको, थांबा, कहाँ छोड़ के जा रहे हो मुझे इतनी जल्दी, बताओ जरा। काइनोप्लाज्म, जो इसके अंदर का क्लाउडी फ्लूइड है, क्लाउडी हेजी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड काइनोप्लाज्म। ठीक है, एंड दिस इज मेम्ब्रेन लेस organelle, just like ribosome, only in animal cell. थांबा, मुझे पता है मंडे है, तुम में भी इतनी एनर्जी है। Don't know why ma'am, but I really wanted to tell you, you love me? हाँ you love me? I love you too. See? अब बेटा अब हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे बनाने में, पता नहीं कैसा बनता है हमेशा। ठीक है, तो आओ जरा मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, अभी ना बच्चे डबलेट की गेम थी ना, अब आते ट्रिपलेट की गेम पे। नाउ यू नो व्हाट यू नो। ठीक है, यस। तो अब हम उस चीज पे जा रहे हैं जो पहले तुम लोग बोल रहे थे, बट उस टाइम नहीं 2 का मामला था, अभी 3 का मामला है, पति पत्नी और वो का मामला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पंडित की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जब मामला बिगड़ जाता है तो पंडित की जरूरत नहीं होती। सो टेक्निकली स्ट्रक्चर में पंडित जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आएगा ना मजा भिड़ू, ये देखो इनको। तो पहले यहाँ पे क्लॉकवाइज बना लेते हैं, 1 2, एक सेकेंड इसको बाहर बनाती हूँ जिससे डायग्राम अंदर बना सकूं। ये देखो 1। अब देखो मेम्ब्रेन लेस है, देख लो हमने मेम्ब्रेन कैसी बनाई है, मैम ने एक अच्छी मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे पहले तो 9 जोड़े बना लो, बिगड़ गए हैं, ठीक है। क्या हो गए? बिगड़ गए हैं। अब यहां पे हम ट्राइमेरिक प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाने वाले बच्चों? अब हम ट्राइमेरिक प्रोटीन, ठीक है। यहां से 1 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे बनाइए। बिल्कुल लग रहा है ना अलॉय व्हील्स, लग रहा है नहीं लग रहा है अलॉय व्हील्स, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाला ट्राइमेरिक प्रोटीन है इसको नाम देंगे ए, ये ए बी सी 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 ए बी सी, ठीक है। ये देखो, अब इनकी ज्वाइनिंग कराते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द ज्वाइनिंग। ए टू सी मामला फिक्स होने वाला है। ए टू सी एसी लिंक कर, यस अभी का बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे धूमता ना बचने वाला है, ठीक है। ये देखो, ए टू सी 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 ए टू सी, ओके। ये थोड़ा सा मैं कह ही रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। ये लो, दिस इज द बेस्ट आई कैन मेक मेरे बच्चों इन दिस डायग्राम। और बीच में देखो जब मामला ऐसा गड़बड़ाने वाला होता है ना तो कोई पंडित नहीं आता है शादी कराने। तो यहाँ पे ये होगा हमारा हब। हब, पब कौन बोला नालायक को? पब नहीं है, हब है जो कि खाली है, खाली। चलो स्ट्रक्चर बनाओ फिर मैं इसको समझाती हूँ। बता रही हूँ रेडियल स्पोक्स, पहले इतना बना लो एक एक करके। जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं ना उन्हें थोड़ा टाइम लगता है समझने में, डायग्राम बनाने में। बस ये थोड़े से डायग्राम है जो बनाने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों को। ठीक है, अब आगे चलते बच्चे। अब इस डायग्राम में एक चीज की कमी है, वो कमी किसके? रेडियल स्पोक्स की। चलो अब एंट्री, ये देखो इसकी एंट्री यहाँ पे, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, ये देखो एंट्री मार रहे हैं, सब जा रहे हैं कि भाई कुछ तो बताओ क्या कर सकते हैं। बट यहाँ तो कोई है ही नहीं क्योंकि ये जगह खाली है। ये जगह क्या है? खाली, यानी कि कोई पंडित नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या हमारे ट्रिपलेट प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, इन सब से क्या निकल रहा है? रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक एक बीच के प्रोटीनेशियस खाली हिस्से में जा रहा है जिसका नाम है हब। हब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? हब इज अ प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट। ये प्रोटीन से बना है बट ये खाली है मेरे प्यारे बच्चों, खाली, जिसे हम सेंट्रल हब कहते हैं। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर।
ये किस तरीके से दिख रहा है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। और कार्ट व्हील स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, बाहर ये 3-3 के जोड़े हैं, 9, बीच में खाली है 9+0। अब आई होप नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ 9+0। चले, नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। मैम कितना चैप्टर बचा है? बहुत बचा अभी तो चैप्टर शुरू है बेटा। आ जाओ जे। अब हम करेंगे न्यूक्लियस। ये ओ ना लिख लो तुम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनाएंगे अब, ठीक है। अब देखिए इधर डायग्राम यहां बनाएंगे। आई होप सब बच्चे डायग्राम जरूर बना रहे होंगे अपने नोटबुक्स में, क्योंकि बिना डायग्राम के बेटा आप नहीं समझ पाएंगे बहुत सारी चीजें। Yeah. मेम्ब्रेन बाउंड मत बनाना, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। दिस इज ऑल न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमने कुछ RER भी बनाए हैं जिनके पास राइबोसोम है। ओके यस बच्चों, जल्दी से बनाइए, लेबलिंग शुरू करते हैं फिर। The figure represents the structure of nucleus. The nucleus was discovered by Robert Brown. चले, तो सबसे पहले ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस with RER, rough endoplasmic reticulum. Then we have inner membrane of nucleus. So nucleus is a double membrane structure. The membrane is not continuous because it has nuclear pores. ये continuous नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है? nuclear pore. ये वो पोर्स है जहां से आरएनए बाहर जाता है, प्रोटीन्स अंदर आते हैं, हार्मोन्स अंदर आते हैं, जैसे स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो ये रास्ता है न्यूक्लियस से कम्युनिकेट करने के लिए। देन इसके पास अंदर अपना एक फ्लूइड भी है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इट्स अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक। कैसा होता है ये सेमी फ्लूइड है, पूरा पानी की तरह नहीं है, रादर ये कैसा होता है? जेली लाइक होता है, कुछ जमा हुआ, कुछ फ्लूइड जैसा।
इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन, ये क्या है क्रोमेटिन, यही क्रोमेटिन आगे जाके और कंडेंस यानी कि पैक होते हैं इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैम न्यूक्लियोप्लाज्म पोर से बाहर नहीं जाता, नहीं, क्योंकि जेली लाइक है, पानी नहीं है जो बह जाएगा। ये रेड कलर का नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो जगह है जो किससे क्या बनाती है, आरआरएनए फॉर्मेशन। ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आरआरएनए फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लिख दो इसमें नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस लिख देती हूँ, कभी तुम भूल ना जाओ, मेम्ब्रेन लेस। मैम आप टाइम कम दे रहे हो लिखने का, सजा ले बेटा सजा ले, जितना तुझे सजाना है सजा ले। कोई नहीं बेटा, जो काम करते हैं उन्हीं के माथे पे दाग होते हैं, उन्हीं में कमियां निकलती है, सह लूंगी मैं ये भी। अब तो आदत सी है मुझको, ठीक है। अब देखो इधर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अरे पहले इंट्रोडक्शन तो लिखा नहीं, बच्चे कहेंगे बस टाइप्स पढ़ाना शुरू कर देते हो मैम आप। तो इट वाज 1831, कौन था वो, कौन सा साल था वो जब पहला प्यार हुआ, 1831। नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। न से याद रखना न्यूक्लियस, ठीक है, न से याद रखना न्यूक्लियस। सो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर ये जो क्रोमेटिन आपको अंदर दिख रहा है सेल के, क्रोमेटिन, दिस वर्ड क्रोमेटिन was coined by Fleming, coined by Fleming, ये फ्लेमिंग ने इसका नामकरण किया क्रोमेटिन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स है ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग। एक जो खुला पड़े हुए खुले चावल, जैसे बिग बाजार में, जिसमें हम कभी पहाड़ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी ऐसे धुर धुर करके उछालते हैं, खुले वाले, इन्हें क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं इसे, यूक्रोमेटिन। और जो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे कि इंडिया गेट वाले, जो हम लोगों को गिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन से बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन वो है विच इज लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन आर डेंसली पैक्ड क्रोमोसोम्स। ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, कम रंग पकड़ते हैं, ये डार्कली स्टेन्ड होते हैं, मतलब इन पे गहरा सफेद रंग चढ़ाया जाता है कि ऐसे लगे इससे अच्छा चावल कोई नहीं है। डार्कली स्टेन्ड, सुंदर बना देते हैं कि ऐसे लगता है कोहिनूर निकल गया है, चावल नहीं कोहिनूर खा रहे हैं। यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, एक्टिव रीजन्स होते हैं इसके पास जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, यानी कि इसको पचाया जा सकता है, क्योंकि खुले में था। अब पैक वाला इतनी देर में पचाया जाता है कि बंदा 2 चम्मच खाता है, जैसे चावल हमारी शादियों में 2 चम्मच खाते हैं, मम्मी पेट से भर गया, और घर में मम्मी पूरा प्लेट भर के दीजिए, उसमें गोला बनाइए, दाल डालिए, फिर उसमें प्याज डालिए, आलू भाजी डालिए, तब ना खाएंगे खाना। तो आप कभी सोचिए कि आप शादी में 2 चम्मच चावल खा पाते हैं, घर में आप एक प्लेट भर के चावल खा लेते हैं। देख रहे हैं ना मेरे बच्चों, यस, यही तो फर्क है, फर्क है। क्योंकि अगर वहां प्लेट भर के चावल खाएंगे तो बेटा वो लोग कंगले हो जाएंगे, समझिए। तो यहाँ क्या है, ये नो ट्रांसक्रिप्शन, इस वाले एरिया में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। 2 चम्मच खाइए और बस निकल लीजिए, ठीक है। सोफिया कह रही है उसके यहाँ ऑपोजिट है,
क्योंकि सोफिया के वहां की शादियों में क्या कहते हैं बेटा आपके यहाँ पे शादी में, अरे यार मैं परसों तरसों आप लोग का व्लॉग ही देख रही थी, अरे क्या कहते हैं, मैं कैसे भूल गई, अरे याद दिलाओ ना सोफिया, जो जब शादी वाले में जो खाना होता है उसके लिए एक टर्म होता है ना आपके यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, मैं वलीमा, यस रहनुमा बिल्कुल सही, वलीमा। तो वलीमा में मिलते बढ़िया बढ़िया या बिरयानी टाइप, हमारे यहाँ पकड़ा देते चावल कलर चढ़ा के, यस। देखो वलीमा में क्या होता है ना, खाने पे बहुत फोकस किया जाता है कि बिल्कुल शानदार खाना होना चाहिए, हाँ दावत। तो बहुत मतलब पूरा फोकस शादी से कम मुझे ऐसा लगता है खाने पे ज्यादा फोकस होता है कि किस तरीके की बिरयानी बन रही है, किस तरीके के कबाब बन रहे हैं, यस। तो मैं जब बनारस में थी तो मैं भी जब मेरा डिसर्टेशन कंप्लीट हो गया तो मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा था, बट मेरे को 2 महीने की रिसर्च और करनी थी, तो आई स्टेड इन मुस्लिम्स हॉस्टल, ठीक है। तो मैं उनके यहाँ पे रही, तो भाई खाने पे अलग, और उसी टाइम पे ना दीदी की शादी हो गई जब मैं वहां पे स्टे कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं वहां स्टे कर रही हूँ तो बुलाएंगे, चाहे 2 महीने की मेहमान क्यों नहीं थी मैं। भाई पूरा फोकस खाने पे था, पूरा का पूरा फोकस कि ऐसा होना चाहिए खाना, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई फुल टू फोकस उनका खाने पे रहता है कि बिल्कुल शानदार टेस्ट, फ्लेवर बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। अब हम क्रोमोसोम्स के शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको पता है क्वेश्चन आ चुका है नीट में बहुत बार, मैच द फॉलोइंग इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा आता है क्रोमोसोम्स के शेप एंड स्ट्रक्चर से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना रहे हैं, बीच का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोमियर। द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये ऊपर वाला हाथ है, ये नीचे वाला हाथ है, ऊपर और नीचे वाला हाथ बिल्कुल क्या है, बराबर है। ऊपर वाले हाथ को पी कहते हैं, पारो आजा, ठीक है। नीचे वाला हाथ कहते हैं क्यों आ गई पारो, ठीक है, क्यों आ गई पारो की सखी। तो ऊपर वाला पारो आना, ठीक है, क्यों आना, यस। तो P एंड Q, तो इसमें आप देखेंगे P इक्वल्स टू Q आर्म है, इन दोनों बाजुओं की हाथ इक्वल है, ठीक है, जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है। इनके बीच में अगर आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। बट कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, ये रहा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसके ऊपर भी एक छोटा सा एक ताज बना होता है। ये जो ताज होता है इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं इसको, सैटेलाइट डीएनए। ये हो गया इसका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जब P इक्वल्स टू Q होता है तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं ऐसे को, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मैं एक दूसरा बनाती हूं, तुम बताने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ अब बताइए, यहां P इक्वल्स टू Q है या नहीं है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। P इक्वल्स टू Q है, नहीं, P छोटा है Q बड़ा है, यहां पे P छोटा और Q बड़ा है, तो जो सेंट्रोमियर है वो बीच में नहीं, अगर देखा जाए तो इट इज नॉट इन द मिडिल। सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब आते तीसरा बनाते हैं। अब तीसरे में देखते हैं, ये देखिए 1 2 3, यहां पे और छोटा हो गया P, P बहुत छोटा हो गया किससे, Q से। P बहुत छोटा है Q से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। इसे क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक।
फिर हमारे पास ये है लास्ट वाला, ये देखिए, चलो पारो आना खत्म। अरे क्यों आ रही है, अब ब्रेकअप हो तो गया है बेटा, स्टेजेस ऑफ लव है, ठीक है। पारो आना, क्यों नहीं आ रही हो, पारो आना, अरे आ जाओ मन है तो, पारो आ जाओ, अरे कोशिश करो कि घर से ही काम कर लो, मत ही आओ, मत ही आओ पारो, आई हैव सम बेटर वन, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू हैव ओनली क्यू आर्म, ठीक है, ओनली क्यू, दिस इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक, ओनली क्यू, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, टीलोसेंट्रिक। लिखिए इसको, बाहरो बाढ़ में जाओ, बदतमीज होते जा रहे हो तुम। अब देखो शादियों की बात चल ही रही है तो उनकी कैसे बात ना करें, जिनको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा चाहिए बट काम उनके बस की नहीं होता। आइए मैं बात कर रही हूं अपने बुआ के हस्बैंड की, यानी फूफा जी की, ठीक है, जो कि मेरे प्यारे पापा के जीजा जी हैं। आइए जय, आइए 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 जय, आइए आइए, बैठिए ना जय, अरे दीदी को भी साथ बिठाइए, अरे जय के लिए खाना लाइए, खाना लाइए, ए गरमान जल्दी लेकर आओ खाना, हाँ यहीं पे रहना तुम सेवा के लिए, तुम तैयार मत होना बिल्कुल भी, इन्हीं की सेवा करनी है जो करनी है हमें। तो आइए बात करते हैं उनकी, जिनको इंपॉर्टेंस चाहिए 100% बट काम करने में होते हैं -100%, वेले जीजा जी, ठीक है। देखो वेले जीजा जी, तो ये है हमारी शेप ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट दे अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर्स लाइक अ वी व्हेन देयर इज अ सेल डिवीजन, ठीक है, टेक्निकली मेटाफेज के टाइम पे। मेटाफेज पे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स अपीयर एल शेप्ड, ठीक है। देन वी हैव एक्रोसेंट्रिक जे शेप, दे अपीयर ड्यूरिंग योर मेटाफेज, एंड मेटाफेज में टीलोसेंट्रिक आई शेप दिखता है। अरे दूल्हा दुल्हन गए बाहर में, पहले जीजा की एंट्री चाहिए। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो आई थिंक आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड, लाइक 13 years back, 13-14 years back my sister got married and I was in like 12th pass or in my first year of college। तो मेरा काम एक ही होता था, बस दिन भर पानी लेके, बुआ पानी, मासी पानी, ये यस दिन भर, दिन भर, हाँ अच्छा खाना चाहिए अभी ले आते हैं, अच्छा आपके बच्चों के लिए भी खाना चाहिए अभी ले आते हैं, अच्छा आपकी हेल्प के लिए भी खाना चाहिए अभी मैं ला रही हूँ, मैं ही हूं सबसे बड़ी हेल्प दुनिया की। यस बच्चों, ये हो गया। अब आगे चलेंगे बेटा, कुछ छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है जैसे पेरोक्सिसोम्स, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो दीज आर अदर माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, दीज आर अदर्स। थैंक गॉड मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो मैं पता नहीं क्या क्या होता है छोटी बहनों के साथ। लहंगा पकड़ मेरा, हाँ लहंगा उठा, उठा क्यों नहीं रही है, स्टेज पे हम जा रहे हैं, पर्सनल हेल्प, ठीक है, उठाना, यस, फिर पहुंचाना, फिर पति मिलते ही चल अब तू जा, मेरी फोटो खराब कर रही है, जा कुछ खा ले अब थोड़ी देर, पति मिलते ही बस। पेरोक्सिसोम्स, आ जाओ बेटा, दुख दर्द पीड़ा सब हो जाती है जिंदगी में, यादें रह जाती है, आ जाओ बेटा। पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स ऐसी चीज है जो एनिमल सेल में भी मिलती है और प्लांट सेल में भी मिलती है, और प्लांट सेल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है C2 साइकिल में, जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में भी मिलते हैं पेरोक्सिसोम्स, और ये प्लांट सेल में भी मिलते हैं पेरोक्सिसोम्स, और प्लांट सेल में इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है C2 साइकिल में, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उस चैप्टर में भी हम इसको पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस वाले में, बट यहां पे भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब जो एनिमल सेल है उसमें इसके पास होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम, क्या होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम, यानी कि ये बहुत ज्यादा
हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं शरीर के अंदर, जिससे एजिंग होती है। देखो बेटा होता क्या, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये थोड़ा सा आज हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो आई कैन टेल यू सम फ्यू थिंग्स विच इज लाइक डेली लाइफ वाला चीज है, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। देखो होता क्या है, हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल बनना नहीं चाहिए। पहले तो ये समझो। आपने अक्सर सुना होगा कि इस फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सुना है आप सबने कि रेड फ्रूट्स खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, माचा टी पियो एंटीऑक्सीडेंट है, और इन्फ्लुएंसर का कोलैब का पैसा भी है उसमें, ठीक है। तो आपने ये जरूर सुनोगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड इट इज एंटी एजिंग। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट टुडे, ठीक है। देखो बेटा, हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन है, ये बात आप सब जानते हैं। इस ऑक्सीजन को तोड़ के हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टू जनरेट एटीपी। क्या यूज करते हैं, एटीपी, ठीक है। बट कुछ ऑक्सीजन ऐसी बच जाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल। ये क्या हमारा ऑक्सीजन रेडिकल है, ठीक है। ये रेडिकल नहीं है, रेडिकुलस है। क्या है ये, रेडिकुलस। ऑक्सीजन रेडिकल नहीं है, ऑक्सीजन रेडिकुलस है। जब भी ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेट में है, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये बहुत रेडिकुलस होती है, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। ये फ्री रेडिकल्स जाके पानी के साथ मिलके इस पेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आपकी ब्लीचिंग में भी होता है, जो ब्लीच में एक्टिवेटर होता है, वो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसका काम होता है बर्निंग करना, जलाना। यही है जो आपकी एजिंग को इंक्रीज करता है। देखिए, एजिंग को बहुत तेजी से बढ़ाता है ये। अब हम कहते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन, इस रिडिकुलस ऑक्सीजन को मैं कम कर दूं, तो आई थिंक मेरी एजिंग कम हो सकती है, राइट और रॉन्ग। लेट्स यूज अ वेरी सिंपल साइंस हियर। अगर मैं इस फ्री ऑक्सीजन को कोई ऐसी चीज दे दूं कि इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है बच्चों। तो आज हम माचा लेते हैं और इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं। ग्लास भी वही वाला लेना है, गोल 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 वाला। नॉर्मल ग्लास में आप नहीं बना सकते माचा, ओके दीदी। और स्ट्रॉ भी वही वाला लेना, और गोल वाली ही आइस लेनी है, वरना माचा का टेस्ट नहीं आएगा। चलो, माचा हो गया, ठीक है। ये आपके रेड फ्रूट्स हो गए, जितने भी रेड फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सब, इन सब के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं बच्चों इन सब के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं रिमूव करते हैं ऑक्सीजन रेडिकल, जिसके कारण आपके शरीर में हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बनती और आपकी एजिंग स्लो हो जाती है। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये बड़ी बातें हैं, आपको कैसे समझ में आएंगी। माचा क्या होता है, माचा इज अ फाइन फॉर्म ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी, जो ग्रीन लीव्स होती है, ठीक है, ग्रीन टी की, उसकी जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट होता है, उसको कट किया जाता है। फिर उसको अच्छे से पीस पास के एक मेहंदी जैसा पेस्ट बनाया जाता है। वो मेहंदी के पेस्ट को माचा कहते हैं। और ये माचा कौन बना रहा है, जापान बना रहा है। ये माचा जो है आपकी करीबन 18,000 रुपए किलो की आती है। यस बच्चों। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ऑक्सीजन रेडिकल शरीर में बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एंजाइम पेरोक्सीडेज, उसके कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा जो एजिंग करेगा। अब यहाँ पे जो हमारे रेड फ्रूट्स हैं, अगर हम वो खाएंगे तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ऑक्सीजन रेडिकल को रिमूव कर देंगे बॉडी से, डिटॉक्स कर देंगे, जिसके कारण आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, व्हाट इज ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे एटीपी बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड माइक्रो बॉडी जो आज हम करेंगे वो है ग्लाइऑक्सीजोम्स। कौन सी है, ग्लाइऑक्सीजोम्स। वी हैव टुडे सेकेंड एज ग्लाइऑक्सीजोम्स। मैम टोमेटो में होता है एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल होता है, भर भर के होता है। लाइकोपीन्स, पिगमेंट्स, दीज आर। टमाटर खाने से तो मेलिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, आपकी स्किन वाइट होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी, यस। नाउ ये ग्लाइऑक्सीजोम आपको प्लांट सेल में मिलते हैं, जहां पे इनका मेन काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म करना। क्या काम होता है मेन, फैट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, प्लम तो खाना ही चाहिए।
टोमेटो खाना चाहिए उसके बीज निकाल के, वरना किडनी में स्टोन हो जाता है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैम ज्यादा नहीं खाएंगे मैम, मैम ज्यादा नहीं खाएंगे मैम, ना 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 अब नहीं खाएंगे मैम। ओह माय गॉड, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ हाँ ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें छुपाने की क्या बात है? यहाँ पे मैं ये थोड़ी बता रही हूँ तुम्हारा क्रश किससे है। चलो ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। नाउ लेट्स डू द एनसीईआरटी रीडिंग एंड लेट्स फिनिश इट ऑफ। ज्यादा एनसीईआरटी बच्ची भी नहीं होगी, यहीं से तो करनी है मेरा राइबोसोम से। चलिए आ जाइए बच्चों। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन बाउंड, membraneless, membrane bound. So ribosomes are the granular structure first observed under electron microscope as dense particles by George Palade in 1953. Important point. किसने डिस्कवर किया था? It was George Palade. They are composed of ribonucleoproteins. ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। ये आरएनए से बने, प्रोटीन से बने। आरएनए कौन सा है? आरआरएनए। कौन सा आरएनए होगा यहाँ पे? आरआरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से होते हैं। द यूकैरियोट राइबोसोम्स आर एटीएस। यूकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? एटीएस होता है, जबकि प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? 70s होता है। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल। The two subunit of ATS are 60S, 40S and 70S की जो दो सब यूनिट है वो है 50S, 30S। नोट्स में सेम आपको दिख जाएगा। Here the S represents a Swedberg's unit, stand for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size of each subunit. The 70S, 80S ribosomes are composed of two subunit. जिन दो सबयूनिट को साथ रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मैग्नीशियम आयन। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम है तो ये दोनों यूनिट साथ नहीं रहेंगे और ना ही आपका ट्रांसलेशन होगा, ना ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। So it is very important that you have optimum amount of magnesium in your body. मैग्नीशियम कम है तो उसका जानने का तरीका क्या होता है? आलती मालती मार के बैठ जाएं। अगर आपका पैर बहुत जल्दी सुन हो जा रहा है तो यानी कि आपको जरूरत है किसकी? आपको जरूरत है किसकी? मैग्नीशियम की। ठीक है, ऐसे सुन पड़ जाता है ना पैर, सुन, बस। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स जो सपोर्ट देता है। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस। तो साइटोस्केलेटन कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स आते हैं। तो इसमें तीन चीजें आती है साइटोस्केलेटन्स में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये पांच पांच, इन्हें और दो दो बढ़ा लेना। वही इंटर डबलेट ब्रिजेस, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, रेडियल स्पोक्स, सेंट्रल शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट। ये रे, ठीक है, ये वही सेम डायग्राम में। एक्सोनीम, cilia and flagella. Now cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell. कैसी आउटग्रोथ है? हेयर लाइक। सीलिया आर स्मॉल, ये काफी छोटे होते हैं सीलिया एज कंपेयर टू फ्लैजेला, which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. या तो ये सेल की मूवमेंट कराते हैं या सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट कराते हैं। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, वहीं पे फ्लैजेला क्या है? लंबे होते हैं। एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेल मूवमेंट के लिए ओनली। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. Very important line, क्योंकि prokaryotic जो flagella है वो बना होता है flagellin प्रोटीन से, और eukaryotic flagella बना होता है tubulin प्रोटीन से। ये लिख लो, याद रहेगा। The electron microscope study of cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. इनके आसपास क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
Their core, called the exoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 doublets. उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्सोनीम के पास 9 doublets होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. और बीच में क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स. 9+2. Such an arrangement is called as 9+2. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath, which is connected to one of the tubules, each peripheral doublet by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers, bridges. Both cilia and flagella emerge from centriole-like structure called the basal body. तो centriole की जो basal body होते हैं वहीं से आपके निकलते हैं cilia और flagella. Centrosome and centrioles. Centrosomes is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles. सेंट्रोजोम के पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं. सेंट्रियोल कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं एक सेंट्रोजोम में. They surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centrioles and a centrosome lie perpendicular to each other, in which has an organization like a cartwheel. अब cartwheel का डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, इन्होंने सिर्फ लिखा है, हमने बना के भी दिखाया. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. बाहर 9 है. Each of the peripheral fibril is a triplet. और हर आपस में क्या है? ट्रिपलेट है. ABC. The adjacent triplets are also linked. ये आपस में भी लिंक्ड होते हैं. A to C. आप डायग्राम में देखेंगे A to C linkers. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous. जो हब होता है वो भी किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. ठीक है. Which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes. यहाँ पे भी 9 radial spokes होते हैं जिससे आपके triplets attached होते हैं हब से. The centrioles form the basal body of the cilia or flagella. Spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. तो दो फंक्शन है सेंट्रियोल के, या तो सीलिया फ्लैजेला को बनाएगा या फिर क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर. और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0. Nucleus. Nucleus as a cell organelle was discovered first by Robert Brown in 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. कौन सी डाई यूज की थी? बेसिक. बेसिक डाई क्यों यूज की थी? न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, क्योंकि अंदर का मटेरियल एसिडिक है. ठीक है, इसीलिए. द इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? प्रिपरेटरी फेस. अभी कल की क्लास में मैं ये पढ़ाऊंगी सब कुछ. The interphase nucleus of a cell, when it is not dividing, has highly extended elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli या nucleolus. Single nucleolus वरना nucleoli. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of 2 parallel membrane with a space between this called the perinuclear space. तो दो membrane के बीच में जो space है उसे क्या कहते हैं? Perinuclear space. Forms a barrier between the materials of the cytoplasm and the nucleus. The outer membrane remains continuous with rough endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted, मतलब कि discontinuous by minute pores. इन minute pores को हम क्या कहते हैं? Nuclear pores. क्या कहते हैं इनको? Nuclear pores, which are formed by the fusion of its two membrane. The nuclear pores are the passage through which there is a movement of RNA and protein molecules takes place in both the direction between nucleus and cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are frequently observed. जैसे कि अगर हम अपने मसल सेल की बात करें तो वो क्या होती है? सिंसीशियम. Some mature even lack nucleus like RBC. RBC के पास nucleus नहीं होता. Sieve tubes in phloem. ठीक है? The nuclear matrix of the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm because it is a non-membrane bound structure. तो न्यूक्लियोलस क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है.
इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पैराग्राफ की, वेरी इंपॉर्टेंट. Larger and more numerous of nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे वो ज्यादा न्यूक्लियोलाई होगा उसके पास. ठीक है. You may recall that interphase nucleus has a loose indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. But during different stages of cell division, cells show structured chromosome in place in the nucleus. तो क्रोमोसोम क्या है? Highly packed structures होते हैं. Highly packed. Chromatin contains DNA and some basic protein called histones. तो chromatin में क्या क्या आता है बच्चों? chromatin में आता है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये बेसिक होते हैं नेचर में, और इसके पास कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं. ठीक है. ऑल्सो RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA among its 46 chromosomes. You will study the details of. अच्छा, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे. Every chromosome essentially has a primary constriction. इस primary constriction का नाम मैम ने क्या बताया था? सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर के आसपास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर. ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी क्योंकि इसका रोल सेल डिवीजन में है. Centromere holds 2 chromatids of a chromosome. Based on the position of the centromere, we have many types of chromosomes. Metacentric, जहां पे मिडल में होगा सेंट्रोमियर. सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल होगा. एक्रोसेंट्रिक, क्लोज टू इट्स वन एंड होगा सेंट्रोमियर. टीलोसेंट्रिक हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. ठीक है. ये देखिए, ये है सारे डायग्राम. देखिए, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट डीएनए, ये सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक. ऊपर वाली आर्म P, नीचे वाली Q. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location, and इसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए. Microbodies. Many membrane-bound minute vesicles are called microbodies that contains various enzymes in both plant and animal cell. जो both plant and animal cell में होती है उसका नाम है peroxisome. Peroxisome. P नहीं होता है, टर्मिनल होता है. Here. So we have done the whole chapter. Tomorrow at 10 a.m. I'm going to start with cell cycle and cell division. I will take one full class to explain you about the C2 value and ये सब. काफी बेसिक से स्टार्ट करूंगी मैं सेल साइकिल वाला चैप्टर भी. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आज क्लास बहुत छोटी हुई है, 1.25 घंटे की हुई है बस. यस. कल हम करेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन. आई विल बी टेकिंग 3 classes, then we will start with biomolecules. In this month, we will cover biomolecules, cell cycle, cell division, photosynthesis, respiration. यहां तक इस महीने का टारगेट है हमारा जो हमें अचीव करना है. ठीक है, देखते हैं कब तक हो जाएगा. चलिए, बाय बच्चों, टेक केयर.